नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का जो पेपर नंबर 3 है। और आप सभी को पता है कि भैया पेपर आपका नेक्स्ट संडे होगा, अब है ना। नेक्स्ट संडे होगा जो कि आपका शायद 17 तारीख है ना। 17 तारीख को आपका संडे है, 17 सितंबर 2023। ठीक है, तो आपका पेपर इस दिन होगा। और ये पेपर आपका असेसमेंट का जो पेपर है, इसमें से क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है ना। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें आती हैं मैं आपको यूनिट बाय यूनिट रिवीजन करके बता देता हूँ। तो आज जो हमारा रहेगा वो यूनिट फर्स्ट का आपका रिवीजन रहेगा। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं और आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, 1.1 की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक शब्द आता है आपका असेसमेंट। असेसमेंट एक शब्द ये आपका आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आकलन, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि ऊपर आपके क्वेश्चन में इंग्लिश में तो असेसमेंट लिखा होगा, लेकिन नीचे आपके हिंदी में मूल्यांकन लिखा होता है। हिंदी में क्या लिखा होता है, मूल्यांकन लिखा होता है। तो आप इंग्लिश वाले शब्द असेसमेंट को पढ़िएगा और भैया आकलन के बारे में लिखिएगा, ना कि मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन जब भी लिखना होगा तो इवैल्यूएशन की बात करेगा, है ना। इवैल्यूएशन की बात करेगा। मूल्यांकन जब भी आपको लिखना होगा मूल्यांकन के बारे में तो वो इवैल्यूएशन की बात करेगा, ठीक है, इंग्लिश में। और अगर आपका इंग्लिश में असेसमेंट लिखा होता है और अगर हिंदी में मूल्यांकन लिखते हैं तो आप असेसमेंट के बारे में लिखना है, यानी कि आकलन के बारे में लिखना है। इसका विशेष ध्यान देना। दूसरी चीज़ क्या है कि असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है। तो हम कहेंगे आकलन से तात्पर्य है सूचनाओं को एकत्रित करना, है ना, सूचनाओं को एकत्रित करना और उसके बाद में उन सूचनाओं का विश्लेषण करना, है ना, उन सूचनाओं का विश्लेषण करना। और फिर क्या है, व्यक्ति को क्या करना है, निर्देशन और परामर्श देना है। फिर व्यक्ति को निर्देशन व परामर्श देना। तो ये आपका आकलन कहलाता है। हम कहेंगे कि कक्षा में जब भी शिक्षण प्रशिक्षण क्रिया कराई जाएगी उसके पहले हम बच्चों का क्या करेंगे, आकलन करेंगे। हम आकलन पूछताछ के माध्यम से भी कर सकेंगे, जिसमें हम यह जानकारी एकत्रित करेंगे, हम ऐसी सूचनाओं को एकत्रित करेंगे जहां पर बच्चा समस्या उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद में हम उस समस्या का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार कैसे हम उस समस्या को सुलझा सकते हैं। उस समस्या को सुलझाने का जो भी उद्देश्य होगा उसको देखेंगे और उसके बाद में व्यक्ति को निर्देशन और परामर्श देंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, जिससे क्या है उसको हम लोग परामर्श देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति उन चीज़ों से दूर निकल पाएगा, उन चीज़ों को बेहतर सीख पाएगा। आपका जो भी शिक्षण कह सकते हैं कार्य प्रदर्शन परीक्षण है, असेसमेंट प्रोग्राम टेस्ट, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है ना, ताकि बच्चों में जो भी उनके अंक हैं या जो भी शैक्षिक उद्देश्य हैं उनका आकलन किया जा सके और भैया उनको आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मापन यानी कि मेज़रमेंट की, है ना। और ये आपका आकलन, इस पर स्टार बना लीजिएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के, है ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपका दूसरा आता है मापन। मापन को हम लोग क्या कहेंगे, मेजरमेंट। मापन के क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे, उसको मापन कहेंगे। मापन में विभिन्न पक्षों के संदर्भ में साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। मापन में हम कह सकेंगे जैसे अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाएगा, है ना, तो कहेंगे भैया इसको हम लोग आईक्यू में मापते हैं, बुद्धि लब्धि में मापते हैं।
तो मान लीजिए कि आपकी बुद्धि का IQ निकाला गया, बुद्धि लब्धि निकाली गई और वो भैया निकली 110, है ना। कितनी निकली ना, मान लीजिए 90 से 110 के बीच में निकली, है ना। तो कहेंगे कि आप भैया सामान्य बुद्धि लब्धि के बच्चे हो, है ना। ऐसे ही मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसको एक फीता लिया गया है, इंची टेप लिया गया और उससे क्या किया गया, उसकी लंबाई मापी गई। लंबाई मापी गई, मान लीजिए वो निकला 157 सेंटीमीटर का। तो बताया गया कि आप भैया 157 सेंटीमीटर के हो। या भैया किसी का भार मापा गया, है ना, और कहा गया कि आप भैया कितने किलो को हो, 100 किलोग्राम के हो। तो ये क्या हो गया, उसका भार। तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार की औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक क्यों है, क्योंकि ये सभी चीज़ें किसी ना किसी के द्वारा मापी जा रही हैं। यहाँ पर भी पैमाना निश्चित है, यहाँ पर भी आपके जो फीता आपने लिया है, इंची टेप जो आपने लिया है, वहाँ पर भी पैमाने निश्चित हैं कि कितने कितने सेंटीमीटर कहाँ कहाँ पर होगा। और भार में भी आपका किलोग्राम निश्चित है कि भैया अगर बच्चा 1 किलोग्राम का होगा तो उसमें 1000 ग्राम होंगे, है ना। ये सारी निश्चित चीज़ें हैं और निश्चित चीज़ों से इसका मापन किया जा रहा है। यानी कि भैया ये कैसी होगी, तो ये होगी आपकी औपचारिक। कैसी होगी, औपचारिक, ठीक है। ऐसे ही कह सकते हैं कि इसमें वस्तु या विशेषता की मात्रा कितनी है, इसको दर्शाया जाता है। जब शिक्षक छात्रों की जो भी पुस्तकें हैं उनको जांच करता है तो अंक प्रदान करता है और क्या करता है, छात्रों की उपलब्धि का पता चलता है उससे, है ना, कितने अंक बच्चे को मिले हैं। तो अंक प्रदान करना भी आपका किसके अंतर्गत, मापन के अंतर्गत आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट हो रहा है और आपको क्या करना है, 45 में से कितने नंबर लाने, 18 नंबर लाने हैं कम से कम। अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो भैया आप पास हो जाओगे, अगर इससे नीचे आओगे तो आपकी क्या लगेगी, बैक लगेगी, तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही हम बात करते हैं आगे, आपके मापन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की, है ना। इवैल्यूएशन की बात करते हैं, यानी कि हम लोग मूल्यांकन की बात करते हैं कि आखिरकार मूल्यांकन क्या है। तो आकलन क्या है, जब हमने क्या किया कि बच्चे की सबसे पहले पहचान की, उसके बाद में हमने बच्चे को क्या किया, आकलन की अगर बात करें, हमने बच्चे की जानकारियों को एकत्रित किया। उसके बाद में क्या किया कि हमने जब उससे संबंधित शैक्षिक गतिविधियों को सिखाया, हम लास्ट में क्या करते हैं, हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो अंतिम स्तर जो है, पहले आकलन किया जाएगा, बाद में क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। तो मूल्यांकन में हम कह सकेंगे कि इसमें जो भी व्यवहारिक परिवर्तन बच्चे में लाए गए हैं या जो भी शैक्षिक परिस्थितियाँ, उद्देश्य जिनकी प्राप्ति बच्चे को कराई गई है, तो उनके उद्देश्यों की प्राप्ति कितने हद तक हुई है, कितना बच्चा सीख चुका है, ये किसका कार्य है, ये मूल्यांकन का कार्य है। मूल्यांकन यानी कि प्रतिपुष्टि या लास्ट में हमें मिली कि बच्चे ने कितना सीखा। मूल्यांकन व्यवहार परिवर्तनों को एकत्रित करने की प्रणाली है जिसके द्वारा परिवर्तनों की दिशाओं और सीमाओं का निर्णय लिया जाएगा। शैक्षिक उपलब्धि कितनी हो चुकी है बच्चे की, इसका निर्णय लिया जाएगा। ऐसे ही भैया NCERT फुल फॉर्म जरूर तैयार कर लीजिएगा। फुल फॉर्म की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है, देख लीजिएगा। 90% आपकी फुल फॉर्म उन्हीं से आएंगी, है ना, उन्हीं वीडियो से। बहुत मुश्किल से आपकी 3 से 4 वीडियोस होंगी और 90% से ज़्यादा फुल फॉर्म आपको उन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगी। अगर नहीं देखे हैं तो फुल फॉर्म की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप लोग जा कर के देख सकते हैं। हमारे जितने भी पुराने बच्चे हैं लगभग सभी ने देख लिया है, लेकिन अगर आप नए हैं तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। हम बात करते हैं NCERT के अनुसार, तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जाएगा, उद्देश्य पता किया जाएगा कि जो बच्चे को सिखाया गया है वो किस सीमा तक प्राप्त हुआ है, कितना बच्चे ने सीख लिया है, और कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक बच्चे को प्रभावित किए हैं, कहाँ तक शिक्षण का उद्देश्य जो है उसको पूर्ण किया जा चुका है। तो ये आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट, अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका
इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, यहीं पर एक आपका आता है जांच, यानी कि स्क्रीनिंग क्या है ना। स्क्रीनिंग की बात होती है, जांच की बात होती है, तो हम कहते हैं कि भैया जांच क्या है या स्क्रीनिंग क्या है, तो हम लिखते हैं स्क्रीनिंग, है ना। स्क्रीनिंग क्या है, तो हम कहते हैं एक परिभाषा जो है बहुत स्क्रीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग क्या है, तो हम कहेंगे स्क्रीनिंग ये है भैया विलियंट, आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि स्क्रीनिंग क्या है। इन्होंने ये परिभाषा 1991 में दी थी और कहा था स्क्रीनिंग समग्र जनसंख्या में, स्क्रीनिंग समग्र जनसंख्या में, स्क्रीनिंग समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करना है जिनको विकासात्मक अवस्था में हस्तक्षेप से लाभ हो सके। यानी कि हमें उन व्यक्तियों को पहचानना है जिनके विकास में हम अगर कोई भी कह सकते हैं कि जो भी विकासात्मक अक्षमता है बच्चे की, अगर हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें, है ना, अगर हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें तो उनको क्या हो सके, लाभ मिल सके। तो ये आपका क्या है, स्क्रीनिंग का कार्य है, विलियम पी ने कहा, है ना। और इसमें कह सकते हैं कि तात्कालिक स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, या एक आबादी भी, उन व्यक्तियों को हमें ढूंढना होगा जिन्हें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें तो उन्हें लाभ हो सके, जिनके द्वारा विकासात्मक अवस्था में देरी या विकलांगता को सही ढंग से वर्णित किया जा सकता है ना। ये आपका क्या है, स्क्रीनिंग है। तो आपका मापन भी हो गया, स्क्रीनिंग भी हो गया, और आपका आकलन भी हो गया, और मूल्यांकन भी हो गया। यहाँ पर आपका जो यूनिट 1 था वो भैया समाप्त हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे, सॉरी, यूनिट 1.1 आपका समाप्त हुआ है। अब हम लोग यूनिट 1.2 की बात करेंगे, है ना। यूनिट 1.2 में क्या कहता है, इसके अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे निदान यानी कि डायग्नोस्टिक और सर्टिफिकेशन के लिए आकलन क्या है, यानी कि निदान और प्रमाण के लिए आकलन क्या है। इसमें आपका बौद्धिक आकलन आएगा, बौद्धिक आकलन, इसमें आपका उपलब्धि आकलन आएगा, है ना, और योग्यता आएगी, और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक आकलन भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन से आकलन किए जाते हैं। तो आकलन के बारे में आपको बताया गया कि आकलन जो भी निर्णय लेने के उद्देश्य हैं उनका डाटा एकत्रित किया जाएगा, और हस्तक्षेप के लिए जो भी जानकारी हैं उनको जुटाया जाएगा, और इसके बाद में जो परिणाम हैं, नैदानिक आकलन हैं, वो परिणाम बच्चे के प्राप्त कराए जाएंगे। इसके लिए आकलन करने के लिए आकलन की विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, और आकलन के जो उद्देश्य हैं उन पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो जो भी विशिष्ट मानदंड हैं है ना, तो इनके आधार पर हम बच्चे की पहचान करेंगे। इसके लिए हम लोग मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का कैसा है उस पर ध्यान देंगे, बच्चे की पहचान करेंगे, जो भी जोखिम के कारण हैं उनकी पहचान करेंगे, उनका इलाज करेंगे, और जो स्थितियां उनसे जुड़ी हुई हैं उनका पहचान करेंगे कि आखिरकार कौन सी दिव्यांगता बच्चे को किस स्तर तक प्रभावित कर रही है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बच्चे का एक कार्यक्रम योजना बनाएंगे, व्यक्तिगत कार्यक्रम योजना बनाएंगे, उस योजना को तैयार करेंगे, और उसके बाद में हस्तक्षेप की विधियां और परिस्थितियां, है ना, उनको हम लोग मिलाएंगे और बच्चे को क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ऐसे आकलन आपके कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक आकलन हुए, उपलब्धि आकलन हुए, है ना, तो और योग्यता का आकलन हुआ, तो इन सभी आकलनों को किया जाएगा। अगर हम कहेंगे
कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो भी आपके आकलन किए जाएंगे तो वो कौन कौन से होंगे, या हम कहेंगे जो भी आपके बुद्धि परीक्षण का व्यक्तित्व परीक्षण है या योग्यता परीक्षण है वो किया जाना बहुत ज़रूरी है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि परीक्षण, भाई मनोवैज्ञानिक आईक्यू को भी मापते हैं, बुद्धि लब्धि को भी मापते हैं, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का भी आपका परीक्षण कर लेते हैं। तो ये सारे जो परीक्षण हैं वो किए जाने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अगर हम बात करें आकलन के लिए जो भी आपके संज्ञानात्मक पक्ष हुए, आपका शैक्षिक पक्ष हुआ, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाननी बहुत ज़रूरी है, उनका आकलन बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही वेसलर परीक्षण में हम कह सकते हैं कि एक आपका WIAT वेसलर इंडिविजुअल असेसमेंट टेस्ट होता है। ऐसे ही आपका WAIS यानी कि वेसलर एडल्ट आपका इंटेलिजेंस स्केल होगा, है ना। तो ये जितने भी आपके बुद्धि परीक्षण हैं ये आपके क्या हैं, बुद्धि परीक्षण करने के टेस्ट हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि जो भी आपका एक आपका होता है WISC, है ना, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन या इंडियन चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो ये जो आपका WISC है तो इसमें भी हम लोग क्या जानते हैं कि बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है या बच्चे ने कितना अभी तक सीखा है और कितना उसको आ रहा है, इन सभी का जो प्रोफाइल है उसको हम लोग तैयार करेंगे, बच्चे के बारे में जानेंगे, उसकी परीक्षण को करके बच्चे की निश्चित रूढ़िवादिता को जानेंगे और हम कह सकेंगे कि बच्चे में क्या स्तर है, उसका संज्ञानात्मक कार्य क्या है, मानकीकृत उपकरण कौन से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और इन टेस्ट में जो भी जैसा भी आपका चीज़ें होंगी हम बच्चे का वैसा ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद में उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण जब बच्चे क्या करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण में शिक्षार्थी ने किन क्षेत्रों में कितनी उपलब्धि हासिल कर ली है, हम कहेंगे कि इसका भी मापन बिल्कुल ठीक प्रकार से ही किया जाना चाहिए, जिसमें छात्र की उपलब्धि या सामग्री, कौशल, सामान्य शिक्षण ज्ञान, उपलब्धि परीक्षण का मापन और कह सकेंगे कि व्यक्ति के द्वारा इसका प्रदर्शन, विश्लेषण, वर्तमान समय में जो भी कितनी बच्चे ने महारत हासिल कर ली है, कितना बच्चे ने सीख लिया है, इन सभी का जो परीक्षण है वो हम लोग बच्चे के अचीवमेंट टेस्ट में कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अचीवमेंट टेस्ट की या हम बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की, तो आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा तो उसके अंतर्गत पर्सनालिटी टेस्ट में एक आपका आता है, पर्सनालिटी टेस्ट में एक आपका आता है TAT यानी कि थर्मेटिक एसेप्शन टेस्ट। तो ये आपका थर्मेटिक एसेप्शन जो टेस्ट होता है ये आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं अचीवमेंट टेस्ट की, है ना, AT की अचीवमेंट टेस्ट की, तो इसके अंतर्गत आपका WISC भी होगा और अभी आपको मैंने बताया था WIAT होगा यानी कि वेसलर इंडिविजुअल असेसमेंट टेस्ट होगा, है ना। तो ये सारे जो टेस्ट हैं आपके अचीवमेंट टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें इंटेलिजेंस टेस्ट की, इंटेलिजेंस टेस्ट में भैया आपका WIAT होगा यानी कि वेसलर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट हुआ आपका, वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल हुआ आपका, है ना। तो ये सारे आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत आएंगे, आपकी बुद्धि के परीक्षण के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत आपका विजुअल जो चीज़ें होंगी, विजुअल रीजनिंग टेस्ट, है ना, तो ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही आपका कह सकते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन, तो हम बच्चे का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आपके टेस्ट के अंतर्गत, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किसके लिए कौन से टेस्ट प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ से आपको मेनली आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेंगी यहाँ से, तो आप लोग TAT हुआ, है ना,
या आपका WISC हुआ, है ना, और WIAT हुआ, WAIS हुआ, तो इनकी सभी की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 1.3 आता है, जहाँ पर आकलन की बात की जा रही है, और आकलन के अंतर्गत जो भी शैक्षिक आकलन है, प्रवेश स्तर है, उसकी प्रक्रिया है ना, और योगात्मक आकलन, इनके बारे में बात की जाएगी। यानी कि आकलन के प्रकारों के बारे में बात होगी, आकलन किन किन प्रकारों से कर सकते हैं, उसके बाद में कैसे कर सकते हैं, इनकी केवल यहाँ पर बात होगी आपके 1.3 में। तो हम बात करेंगे आकलन के प्रकारों की। इसके अंतर्गत आपको कह सकेंगे कि प्रवेश स्तर का आकलन, यहाँ पर थोड़ा 1.3 का हम लिख लेते हैं, प्रवेश स्तर का आकलन। तो हम कहेंगे कि जो भी छात्रों की शैक्षिक साक्षरता है, प्रवेश स्तर के आकलन के समय हमें बच्चे की शैक्षिक साक्षरता जो है उसका आकलन करना होगा। इससे उच्च शिक्षा में आने वाले छात्रों की पढ़ने लिखने की विशिष्ट और सामान्य क्षमताएं ये जानी जाती हैं, इनका आकलन करना बहुत आवश्यक होता है। जो भी भाषा निर्देशन है उसका किस प्रकार से बच्चे पर प्रभाव पड़ा, बच्चा पढ़ने और लिखने की मांगों को लेकर के जो भी उसकी अकादमिक साक्षरताएं हैं वो कितनी हैं, बच्चा किन साक्षरताओं में पीछे है, प्रवेश स्तर क्या है, और कह सकते हैं कि बच्चे का तर्क करने की क्षमता कितनी है, बच्चा अभिव्यक्ति कितनी कर सकता है। तो हम लोग इन प्रतिक्रियाओं को तैयार करते हैं बच्चे को पढ़ने लिखने की जो तर्क करने की जो क्षमता है, या हम कह सकते हैं संरचना और संगठन को ध्यान में रखते हुए जो भी अभिव्यक्ति है, प्रक्रिया है, इसको तैयार किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपके दो प्रकार के आकलन आते हैं। एक आपका आता है भैया रचनात्मक आकलन, और एक आपका आता है योगात्मक आकलन। एक आपका रचनात्मक आकलन जिसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबमेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा या रचनात्मक आकलन होगा, इसमें हम कह सकेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सीखने के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन, प्रतिक्रिया और जानकारी प्रदान करता है। यानी कि जो भी शिक्षण प्रक्रिया कराई जा रही है, हम बच्चे को सिखा रहे हैं, तो सीखने के दौरान ही बच्चे का क्या किया जाएगा, रचनात्मक आकलन किया जाएगा, जो बच्चे की प्रगति को मापता है और ये मापता है कि जो भी प्रशिक्षक ने बच्चे को सिखाया तो बच्चे ने उस को कैसे सीखा, कितने स्तर तक सीखा। तो ये आपका प्रशिक्षक के मापन के लिए भी ज़रूरी है कि प्रशिक्षक ने जो भी सिखाया, यानी कि टीचर ने जो भी बच्चे को सिखाया, स्टूडेंट को सिखाया, तो कितने स्तर तक स्टूडेंट ने सीखा, शिक्षक ने कितना अच्छा शिक्षण प्रक्रिया कराई। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि नई गतिविधियों को लागू करते समय अवलोकन या छात्रों का सर्वेक्षण करके या निर्धारित कर सकते हैं कि गतिविधि का फिर से उपयोग किया जाना चाहिए, और इसमें जो भी छात्रों का फोकस है उनमें सुधार की कितनी आवश्यकता है, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा और बच्चे में हम कितना और सुधार कर सकते हैं। हमने जो शिक्षण प्रक्रिया लागू की थी, शिक्षण की रणनीतियाँ लागू की थी, वो हम कैसे बच्चे की बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारा रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा, इसको हम लोग रचनात्मक आकलन कहेंगे। कक्षा में गतिविधियों के दौरान यह आकलन किया जा सकता है, गैर रूप से या मौखिक रूप से इसका आकलन किया जा सकता है। बच्चे को परीक्षा लेकर के या कक्षा में कह सकते हैं कि इसका जो भी हमने प्रशिक्षण दिया था बच्चे का, इसका अभ्यास करा करके भी इसका आकलन किया जा सकता है ना। एक पाठ की समाप्ति के बाद या दो पाठ की समाप्ति के बाद या एक चैप्टर हम कह सकते हैं, एक हेडिंग की समाप्ति के बाद हम लोग बच्चे का रचनात्मक आकलन कर सकते हैं। इसमें बच्चे की भी प्रगति का पता चलता है, और जो शिक्षक है
वो भी जान सकता है, स्वयं मूल्यांकन कर सकता है कि उसने बच्चे को कैसे पढ़ाया और बच्चे की जो प्रगति थी वो प्रतिक्रिया कैसी हुई, कैसे और चीज़ों को एकत्रित किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, रचनात्मक आकलन में अगर बच्चा पिछड़ापन दिखा रहा है, अगर बच्चा पिछड़ापन दिखा रहा है तो हम उस पिछड़ेपन को दूर कर सकेंगे अपनी नई शिक्षण रणनीतियों के द्वारा। छात्रों की उनकी ताकत और कमजोरियों को पहचानना, काम जो भी है बच्चों का, जो भी क्षेत्र है उनको लक्षित करना, पहचान करने में मदद करना, समस्याओं का समाधान करना, है ना, ये सारी चीज़ें आपका रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं आपके सेकंड यानी कि योगात्मक मूल्यांकन की। तो योगात्मक मूल्यांकन यह क्या होता है कि ये जो योगात्मक मूल्यांकन है ये बिल्कुल सत्र के लास्ट में, आखिरी में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए इस समय आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो रहा है, यहाँ पर जो भी आपको नंबर मिलेंगे, जो भी आपको अंक मिलेंगे, इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, है ना। और क्या है, एक साल जब आपका कंप्लीट हो गया तब आपका क्या किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है कि आपने एक वर्ष के दौरान कितना सीखा। इसमें आपको नंबर मिलेंगे, कहीं कहीं पर ग्रेडिंग मिलती है ना। तो और इसको संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि अगर आपके 20 नंबर आ गए तो आपके 20 नंबर आ गए, है ना। अगर आप फेल हो तो आप फेल हो, आप दोबारा एग्ज़ाम दो, इसको संशोधित नहीं किया जा सकेगा। और कह सकेंगे कि इसमें क्या है, बच्चा सुधार के अवसर का लाभ जो है वो उठा सकेगा और पोर्टफोलियो भी बनाई जाएगी कि बच्चे ने आखिरकार कितना सीखा, कितना उसका इवैल्यूएशन भी होगा, बच्चे का प्रदर्शन क्या है, बच्चे का छात्र का मूल्यांकन क्या है, यानी कि शिक्षण कितना प्रभावशाली था वो बनाया जाएगा। और शिक्षण की जो प्रशिक्षण की जो स्व मूल्यांकन प्रक्रिया है उसका भी प्रयोग किया जाएगा। हम कह सकेंगे कि औपचारिक परीक्षण में हम लोग सेमेस्टर के अंत में इस आकलन को या मूल्यांकन को करते हैं और अंतिम परीक्षण जो है वो आपको देखने को यह मिलता है, तो हम इसको कहेंगे योगात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट। इसके बाद में आपका यहाँ से आपका दो फुल फॉर्म जो है वो आपकी पूछ ली जाती हैं। एक आपकी 1.4 में मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ से कहते हैं कि भैया NRT क्या है, CRT क्या है ना। अगर बात करें शैक्षिक प्रशिक्षण के उपागम, जब भी बात करें शैक्षिक, लिख देता हूँ, शैक्षणिक प्रशिक्षण के उपागम, है ना, शैक्षिक प्रशिक्षण के उपागम। तो हम बात करते हैं, एक होता है आपका मालित परीक्षण, एक आपका होता है गैर मालित परीक्षण। और ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके इनकी फुल फॉर्म तो आपको हो गया सर नॉर्म, रेफरेंस, टेस्ट, है ना। और इसको क्या लिखोगे, इसको कहोगे क्राइटेरियन, रेफरेंस, टेस्ट, है ना। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये दोनों आपके प्रशिक्षण के जो उपागम हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। कहेंगे अगर हम लोग NRT की बात करेंगे तो कहेंगे यह एक मालित परीक्षण है। इसमें जांच और जो मापन की विधियां हैं वह मापन विधियों की सामग्री, इनको शामिल किया जाएगा। जांच, मापन की विधियां और मापन विधियों की सामग्री को शामिल किया जाएगा, जिससे एक नमूने वाली व दूसरे नमूने वाली जनसंख्या से तुलना और योग्यता की जाएगी। जो भी परीक्षण है, परंपरागत विधियां हैं, जांच की विधियां हैं, मापन की विधियां हैं, इन विधियों का जो सामग्री है इसको शामिल किया जाएगा। और एक नमूने से दूसरे नमूने की जो जनसंख्या है, एक ऐसे कह सकते हैं कि एक नमूने से दूसरे नमूने के बीच की तुलना है उसको किया जाएगा किसमें, आपके NRT में। ये एक प्रकार का आपका औपचारिक परीक्षण है, क्योंकि यहाँ पर विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, जांच का प्रयोग किया है, और जांच की जाएगी तो कोई ना कोई ग्रेड निकल के आएगी, है ना। तो ये आपका एक प्रकार का औपचारिक परीक्षण है।
ऐसे ही हम बात करते हैं आपके CRT की, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट की। तो अगर वो औपचारिक परीक्षण है तो ये आपका कैसा होगा, अनौपचारिक होगा, है ना, अनौपचारिक होगा। और इसमें बच्चा कौशल का निष्पादन, इसका निर्धारण मापदंड के अनुसार कर रहा है या नहीं कर रहा है, व्यक्ति के निष्पादन की तुलना दूसरे, एक व्यक्ति के निष्पादन की तुलना दूसरे व्यक्ति के निष्पादन में कितनी है, व्यक्ति का जो निष्पादन है वो कितने मानक तक कर रहा है, गैर मानक परीक्षण के अंतर्गत कौशल क्रम में व्यवस्थित चीज़ों को किया जा रहा है, पहले से सिखाया जा रहा है, इसमें बच्चे की जांच की जा सकती है। ये एक प्रकार का आपका अनौपचारिक जो है वो आपका टेस्ट है, ये क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट है। हम कह सकते हैं कि जो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, इसमें मानदंड संदर्भित परीक्षा इसका उपयोग किया जाएगा। बच्चे के जो कौशल पहचान और इसका हस्तक्षेप है वो किया जाएगा। तर्क कौशल, बच्चे का जो भी पढ़ाने की क्षमता है ना, और बच्चे का तर्क कौशल है उसको निर्धारित किया जाएगा, उनका मापदंड किया जा सकेगा। ऐसे ही बच्चे का प्रदर्शन, दैनिक रूप से जो रिकॉर्ड हैं उन कौशलों को पढ़ाया जाएगा, उनको इसमें रखा जाएगा। और जो भी कह सकेंगे कि जो भी हस्तक्षेप प्रणाली है उसको लागू करके एक प्रकार से औपचारिक रूप से हम लोग इसको कह सकते हैं ये आपका CRT है, यानी कि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में आपका CBA पाठचर्या आधारित मूल्यांकन, करिकुलम बेस्ड आपका असेसमेंट, सॉरी मूल्यांकन नहीं, यहाँ पर हम लोग आकलन लिखेंगे, है ना, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। हम कहेंगे कि पाठचर्या आधारित आकलन, अवधारणा के बारे में या कह सकते हैं कि अवधारणा कोई भी इसकी कोई अवधारणा नहीं है। इसमें जो भी कार्यरत विद्यालय या नियमित विद्यालय हैं, इसमें कम उपलब्धि वाले जो बच्चे हैं या विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, इनसे निपटा जाएगा, यानी कि इनको चीज़ों को बताया जाएगा और जो इनके साधन है उनको विकसित किया जाएगा। पाठचर्या में जो भी पाठचर्या के उद्देश्य हैं, जो भी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, है ना, इनको पूरा करने के लिए प्रावधान लागू किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि आपका CBA तो ऐसे व्यवहारों के रूप में वर्णित किया जाएगा जिसमें एक व्यक्ति की जो भी कमी है, जो वर्तमान और भविष्य दोनों में प्रभावी ढंग से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आवश्यकता होगी। तो ये आपका CBA यानी कि आपका करिकुलम बेस्ड असेसमेंट कहलाएगा और इसको भी लिखिएगा। और आपका एक होता है भैया, एक आपकी फुल फॉर्म होती है TMT, है ना, तो आप लिखोगे टीचर मेड टेस्ट, ठीक है, टीचर मेड टेस्ट, और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। फुल फॉर्म यहाँ से आपको यूनिट 1 में 1.1 में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। CRT और NRT भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में सारी फुल फॉर्म में आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा, इनको मैंने आपको यहीं पर बता दिया। फुल फॉर्म की आप लोग वीडियो देखोगे तो कोई बात नहीं है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो भी विकासात्मक दिव्यांग या विकासात्मक विकलांग छात्रों का आकलन करते समय जो भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं उन पर हम लोग देखिए, कोई भी विकासात्मक दिव्यांगता से बच्चा ग्रसित है तो जब भी उसका आकलन किया जाएगा, चाहे वो बच्चा अधिगम अक्षमता से ग्रसित हो, ADHD हो, बच्चे को ऑटिज्म हो, तो इन सभी परीक्षण स्थितियों का जो है वो आकलन किया जाएगा, जहाँ पर हम ये जान सकेंगे कि बच्चे का ज्ञान कितना है, कौशल और बच्चे के प्रदर्शन करने के अवसर जो हैं उनको हम प्रदान कर सकेंगे। बच्चे की जो शैक्षिक शिक्षा के लिए जो भी मूल्यांकन रणनीतियाँ हैं उनकी सूची बनाई जा सकेगी। कागज़ पेंसिल, है ना, बच्चा
किन कार्यों को कर सकेगा, यानी कि उसका सूक्ष्मगामक कौशल और स्थूलगामक कौशल कैसा है ना। दिव्यांग छात्रों के लिए हम लोग आकलन के लिए या विकासात्मक दिव्यांग छात्रों के आकलन के लिए हम लोग इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकेंगे, इन सभी चीज़ों को जानने की क्षमता रख सकेंगे, जिसमें जो भी मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा है उसको एकत्रित किया जाएगा, व्यक्ति या छात्र की ज़रूरतें क्या हैं उसको एकत्रित किया जाएगा, और कौन से उपकरण के द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं और कितना हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं, यानी कि मानकीकृत यानी कि CRT या NRT का उपयोग करेंगे, है ना। डेटा और जो भी बच्चे की उपयोग करने की सामग्री, साथ ही साथ माता पिता, पुनर्वास पेशेवर, साक्षात्कार लेकर के और मूल्यांकन के द्वारा माता पिता की जानकारी जो है उसको प्रदान करेंगे। जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी अवलोकन किया जाएगा, बच्चे का डेटा एकत्रित किया जाएगा, उसका उपयोग करेंगे। और जो भी संस्कृति हुई, भाषा हुई, है ना, आयु, इसका भी उपयोग किया जाएगा। बच्चे की जो भी त्रुटियां हैं, विश्लेषण है, उनका पोर्टफोलियो, नैदानिक शिक्षण और हम कह सकेंगे मानकीकृत दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ों का उपयोग किया जाएगा। अगर बच्चे का पोर्टफोलियो नहीं बनाया जाता है तो ये मान के चलिए कि हम बच्चे का बहुत अच्छे से चीज़ों को एकत्रित करके नहीं रख पाएंगे। इसलिए बच्चे का पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है बनाना। हम कह सकेंगे कि बच्चे के लिखित, मौखिक, है ना, बुनियादी कौशल, पढ़ने लिखने का कौशल, गणित की गणना, है ना, गणित की समस्या, इन सभी चीज़ों को कितना बच्चा कर पा रहा है ये हम देखेंगे। बच्चे के संवेदी गामक कौशल, है ना, संज्ञानात्मक, संचार, व्यवहार, डोमेन, है ना, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और बच्चे का तर्क करना, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मानकीकृत उपयोग क्या होंगे, बच्चा स्कोरिंग या रिपोर्ट के लिए कितनी स्वीकृति दे रहा है, या अधिकतम जो भी मानक स्कोर होंगे, ग्रेडिंग होगी, वो भी लिखी जाएगी। और बच्चे के लिए औपचारिक डेटा है उसको भी एकत्रित किया जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रदर्शन जहाँ तक बच्चा कर रहा है, उसका वर्तमान स्तर क्या है, उसका कार्य कौशल स्तर क्या है, उसकी योग्यता की पहचान, सेवाएं, निर्देशात्मक योजनाएं, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से भैया आपका 1.5 जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीनिंग के साथ में शुरू होगी यूनिट 2 की, उसमें जान करके हम लोग सीधे फिर हम लोग यूनिट 3 की ओर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। बहुत जल्द आपकी वीडियो, जितनी जल्दी मौका मिलता रहेगा आपकी वीडियो जो है वो अपलोड होती रहेगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, सभी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे भाई बहन यहाँ पर पहली बार हमको देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।